नामवर सहाफ़ी व एंकर पर्सन हामिद मीर से मिलने इस्लामाबाद पहुंचे। सुबह अखबारात पढ़ना जिंदगी का लाजमी मामूल है। बीए के तालिब इल्म थे कि वालिद प्रोफेसर वारिस मीर की वफात हो गई। आपके एहसासात क्या थे? कभी ये सोचा ही नहीं था कि वालिद साहब जो है वो इतनी यंग एज में फौत हो जाएं, क्योंकि वो 48 साल उनकी उम्र थी सिर्फ। ख्वाब तो क्रिकेटर बनने के देखते थे, बन सहाफ़ी गए, ये कैसे हुआ? जब वालिद साहब मेरे फौत हो गए 9 जुलाई 1987 को, उस दिन मुझे पेशावर जाना था। मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू होने वाला था। मेरे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी, मुझे तो कोई और काम आता ही नहीं था। फिर मैं सहाफत में आ गया इसलिए कि मेरे वालिद साहब जिंदा नहीं थे। अगर वो जिंदा रहते तो मुझे कभी ना आने देते। बड़े आदमी का बेटा होना आसानियां भी पैदा करता है और मुश्किलात भी। प्रोफेसर वारिस मरहूम का बेटा होने की वजह से सहाफ़ी मुखालिफ तो होंगे। उस जमाने में जो उनके नजरियाती मुखालफीन थे, वो उस जमाने का जो सहाफ़ती दौर था उसमें वो लोग बहुत मजबूत थे। तो उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया कि वारिस मीर का बेटा जो है वो सहाफ़त में आ गया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में मेरे जो एक साथी थे, सीनियर साथी थे, अब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने ऐलान किया था न्यूज़ रूम में कि इस आदमी को हमने सहाफ़त में नहीं रहने देना। तो उस मुखालफत का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने अपने आप को मनवाने के लिए ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी, और आसानियाँ मेरे लिए इसलिए हुई कि मेरे वालिद के जो दोस्त थे उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी रहनुमाई की। मसलन निसार उस्मानी साहब थे, अहमद बशीर साहब थे। सहाफत में कई अखबार बदले, रिपोर्टर से एडिटर बनने में आपके अंदर क्या तब्दीली आई? मेरी सारा बचपन, जवानी और मेरी सहाफत के जो इब्तदाई साल थे वो लाहौर में गुजरे। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद में आ गया। तो इस्लामाबाद में आके एक कौमी अखबार का एडिटर बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं सुबह 10 बजे दफ्तर जाता था और रात को 2:30-3 बजे वापस आता था। क्या आप इत्तफाक करते हैं कि टीवी चैनल्स ने तो सहाफियों की किस्मत ही बदल डाली? रातों रात दौलत, शोहरत, इज्जत उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ये जो शोहरत और इज्जत है आपके ख्याल में, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। उसके अलावा तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने हमें ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। उन्हें हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो उनकी जो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उसकी वजह से एहसास जिम्मेदारी भी उतना ही बढ़ जाता है। किताबें खरीद कर पढ़ना उनका मशगला है। फलसफा, सियासत, मजहब, किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? मैं सुहेल साहब हर किस्म की किताबें पढ़ता हूँ, और ज़्यादातर आजकल जो है वो सियासत पर किताबें ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं। आजकल तो एक ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लिबरल फाशिज्म। ये जोना गोल्डबर्ग हैं, एक अमेरिकन कॉलमिस्ट है, उन्होंने ये किताब लिखी है लिबरल फाशिज्म, और इसमें उन्होंने हिलरी क्लिंटन को भी फाशिस्ट लिखा हुआ है। कोई ऐसी किताब जिसने आपकी जिंदगी को बदल डाला हो, बहुत असर डाला हो? पहले मैं बहुत तंदो तेज था, तो ये वासिफ अली वासिफ साहब की किताब है शब चिराग और दिल दरिया समंदर। इन किताबों को पढ़ के मैं थोड़ा माइल्ड हो गया। इंटरनेट पर रोजाना 2 घंटे सर्फ करते हैं। कई लोगों को शिकायत है कि सहाफी और एंकर पर्सन तहकीक से काम नहीं लेते, कच्ची पक्की कहानियां चला देते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हकीकत तो है।
ہر جرنلسٹ جو ہے وہ اینکر پرسن نہیں ہے اور ہر اینکر پرسن جو ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہو سکتا. کچھ اینکر پرسن ایسے ہیں جو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں لیکن وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, ان کی صحافیانہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جرنلسٹک ٹریننگ نہیں ہے ان کی. مثال کے طور پہ نعیم بخاری صاحب ہیں, بڑا اچھا انٹرویو کرتے ہیں ٹی وی پہ, لیکن آپ کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں تو وہ صحافیانہ انداز نہیں ہوتا ان کا. اسی طرح کے اور بھی کچھ اینکر پرسن ہیں جو کہ جرنلسٹ نہیں ہیں. تو کیا ڈاکٹر, انجینئر یا کسی دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اینکر پرسن نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ صحافی رہیں, وہ سیاسی پشین گوئیوں کا پیشہ اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک روایت بن گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی پشین گوئیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے صحافی بن گئے. تو تحقیق اور مطالعہ یہ بڑا ضروری ہے. یہ وبا تو عام ہے کہ صحافی ایک دن کوئی اور تجزیہ کرتے ہیں, دوسرے دن کچھ اور. کیا ان کا تجزیہ غلط ہو تو کوئی سزا ہونی چاہیے؟ جو سیاسی تجزیہ ہے وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی پرسنل ایجنڈا تو نہیں ہے. اگر آپ کسی پرسنل ایجنڈے کے تحت کسی سیاسی جماعت یا کسی ایک شخص کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کو ڈیموٹ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے الفاظ سے, آپ کے ایکشن سے, آپ کے انداز گفتگو سے یہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جیو کے دفتر روانہ ہوئے. نیوز روم میں سٹاف سے ملنے آئے. حامد میر کا جو پروگرام ہے اٹس موسٹ پاپولر پروگرام, اور میں تو کہتا ہوں کہ حامد میر پروگرام از اے فینومینا. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ باقی چینلز کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حامد میر کی اسٹرینتھ اس کی فرینکنس ہے ود ہز گیس. جتنے فرینک سٹائل سے وہ بات کرتا ہے اور ایک عام سادہ زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے ایشوز کو ایک انتہائی عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بات کے پیرائی میں کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی اسٹرینتھ بن گئی. پروگرام کیپٹل ٹاک کے سٹاف کو ہدایات دی. سٹاف میٹنگ کے دوران عمران خان ملنے آ گئے. کیپٹل ٹاک کے لیے میک اپ کروایا. کئی حلقے کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام آباد میں بہت بڑا فارم ہاؤس ہے, آپ کے کئی پلاٹ اور بہت جائیداد ہے. یہ بات سن کے مجھے ہنسی آ جاتی ہے. ہنسی اس لیے آتی ہے کہ وہ جو فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں چک شہزاد میں, وہ ایک حامد میر صاحب ہیں جو قالینوں کا کاروبار کرتے ہیں. تو میں ان کو جانتا ہوں, دوست بھی ہیں میرے, لیکن وہ میں نہیں ہوں, وہ کوئی اور حامد میر صاحب ہیں, اور ان کی زیادہ زندگی جاپان میں گزری ہے. اور یہ جب سیف الرحمان صاحب تھے نا 1997 میں, جب ان کا نام احتساب الرحمان تھا, سب سے پہلے انہوں نے میری انکوائری شروع کی تھی, اور ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ میں نہیں کوئی اور ہے. پھر مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ انکوائری ہوئی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی تک میں اسلام آباد میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, اور مجھے اس میں کوئی ندامت نہیں ہے. تو یہ آپ ٹائی پہ اور کوٹ پینٹ پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت امیر آدمی ہوں, لیکن دل کا امیر ہوں. پریس کلب اسلام آباد میں صحافی دوستوں سے ملاقات کے لیے آئے. وقت ہو تو ٹیبل ٹینس اور کیرم کھیلتے ہیں.
मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से सहाफियों के साथ सलाह मशवरा किया। आपकी जायदाद है कितनी? एक वालदैन का घर है लाहौर में और एक इस्लामाबाद में जो है वो प्रेस क्लब की जो हाउसिंग कॉलोनी है उसमें एक प्लॉट है और एक किराए का मकान है। दैट्स ऑल। स्मार्ट हैं, नौजवान हैं, टीवी पर और भी अच्छे लगते हैं। लड़कियों के शरारती फोन तो आते होंगे। शरारती तो नहीं होते, बड़े सीरियस फोन होते हैं वो। शरारती हो तो उसमें मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या आजकल एक वबा फैली हुई है कि वो सीरियस फोन आने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं अपनी अहलिया मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि ये फोन सुने और आप इन्हें समझा दें, तो अक्सर औक़ात वो समझ जाती है। किताबें खरीदने आए। घर वापस आए। वालिद प्रोफेसर वारिस मीर अपनी जिंदगी में तरक्की पसंद नजरियात के सुर्खैल थे, जबकि आपके कई नजरियात में बुनियाद परस्ती की झलक पाई जाती है। ये तजाद क्यों? वो जिस दौर में जिंदा थे उस दौर में या तो आप अमेरिका नवाज होते थे राइटिस्ट, या फिर आप रूस नवाज होते थे लेफ्टिस्ट। वो हमेशा सेंटर में रहे और अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात के लंबरदार थे। अब आज का दौर ये है कि आज जो अमेरिका के हामी हैं वो अपने आप को कहते हैं हम प्रोग्रेसिव हैं, हम लिबरल हैं। जो अमेरिका और इंडिया कहता है, जो अमेरिका और इंडिया की लाइन होती है उसको टो करने वाले अपने आप को कहते हैं हम लेफ्टिस्ट हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, जबकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और जो लोग कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के नज़रियात को टो करते हैं उनको कहते हैं ये बुनियाद परस्त हैं। तो अगर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म को फॉलो करना बुनियाद परस्ती है तो मैं बुनियाद परस्त हूँ। आम तासुर है कि पाकिस्तान के हर सियासी बहरान में एजेंसियों का हाथ होता है। बतौर सहाफ़ी क्या इन एजेंसियों से राब्ता रखना चाहिए या दूर रहना चाहिए? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो अक्सर सियासी बहरान हैं उनको पैदा करने में और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का हमेशा से किरदार रहा है। उनका अलाकार नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर कभी उनका नुक्ता नज़र जो है वो जानना आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो तो वो रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी करनी चाहिए। मुखालिफ कहते हैं कि आपके एजेंसियों से बहुत गहरे तल्लुकात हैं। 1990 में जब मुझे पहली दफ़ा एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुझे किडनैप किया तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि आप रॉक एजेंट हैं। उसके बाद 1994 में मैंने स्विट्ज़रलैंड में इजरायली वज़ीर ख़ारजा शिमोन पीरेस का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करके मैं वापस आया तो दोबारा मुझे अगवा किया गया। उस वक्त कहा गया कि आप मोसाद के एजेंट हैं। फिर मैंने 1995 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का कोलंबिया में इंटरव्यू किया तो पाकिस्तान वापस पहुंचा तो मैं फिर रॉक एजेंट बन गया। उसके बाद जब मैंने 1997 में उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया तो फिर मैं जनाब अलकायदा का एजेंट बन गया। और अभी तक प्रोफेशनल जेलसी के मारे हुए लोग जो हैं वो कभी मुझे रॉ के खाते में फेंकते हैं, कभी CIA के खाते में फेंकते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि असल में मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का एजेंट हूँ। कई पाकिस्तानी सहाफ़ियों की राय है कि उसामा बिन लादेन से आपका तीसरा इंटरव्यू असली नहीं बल्कि खुद साख्ता था। ये वो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जिनकी पहली मुलाकात दरअसल उसामा बिन लादेन से मैंने करवाई थी। तो 9/11 के बाद वो इंटरव्यू नहीं कर सके तो वो प्रोफेशनल जेलसी का शिकार हैं। बात यह है कि 9/11 के बाद जो इंटरव्यू मैंने किया और उसमें जिस किस्म की बातें उन्होंने की, अगर वो इंटरव्यू उन्होंने ना दिया होता तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत मुझे छोड़ती? और उस इंटरव्यू की बहुत बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने ख़ुद तहकीकात की। CNN के निक रॉबर्टसन ने मेरी तस्वीरें, नेगेटिव्स और टेप, हर चीज़ जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की। और अगर उस इंटरव्यू को BBC ने भी नशर कर दिया तो इसका मतलब है कि वो असली इंटरव्यू था। तो अब इतने साल गुजर चुके हैं और वो मेरे वो दोस्त बुजुर्ग जो अभी तक उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें चाहिए कि अब दीवारों के सट्टे